परचेस करके उसको यूज करती है, क्योंकि सॉलिडवर्क्स बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर रह जाता है हमें अगर कोई भी मैकेनिकल पार्ट को डिजाइन करना हो तो। इसके अलावा अगर बात करें तो सॉलिडवर्क्स वर्ल्ड वाइड 24,35,600 यूजर्स है, और उसका कस्टमर बेस है वो भी बहुत लार्ज है, जो कि 1,95,600 है। इसके अलावा इसका जो वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसके हिसाब से सारी की सारी चीजें डिजाइन होती है। तो इसके ये जो डेटा है उसके हिसाब से वो इतनी चीज तो क्लियर है कि अगर हमें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, अगर कोई पार्ट डिजाइन करना है, अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फाइनल ईयर हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, तो सॉलिडवर्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर रह जाता है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो सॉलिडवर्क्स की जो नीड है इन फ्यूचर ईच एंड एवरी पर्सन, वो स्टूडेंट हो या फिर कोई इंडस्ट्री पर्सन, उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो हम सॉलिडवर्क्स ऑथोराइज सेंटर है जो कि बड़ोदरा में सयाजीगंज में लोकेटेड है, जो कि वन एंड ओनली सॉलिडवर्क्स ऑथोराइज सेंटर है। एक्चुअली हम वो वी आर द फर्स्ट वन पे जिन्होंने सॉलिडवर्क्स इंट्रोड्यूस किया गुजरात में, और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है कि जिन्होंने सॉलिडवर्क्स को एज अ प्रैक्टिकल यूज में लाया, और उसके बाद सबने बहुत सारे एज ए कंपोनेंट और वो सब सारी चीजें प्रोजेक्ट वो सब डिजाइन किए। हमारे पास यहाँ पे 700 प्लस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्लस 1000 नेशनल सर्टिफिकेशन है, और उसके अलावा हम बहुत सारी कंपनीज में एज ए टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, और जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी लेता है उसको हम बहुत सारे गाइडेंस भी देते हैं अगर उसको प्रोजेक्ट में अगर कोई डिजाइन करना हो तो। इसके अलावा अगर बात करूँ तो 700 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, दैट मीन्स के इट्स नॉट अ जोक। एक्चुअली जो सॉलिडवर्क्स है वो डैसोल्ट सिस्टम से कनेक्टेड है, उसका डैसोल्ट सिस्टम है जिन्होंने सॉलिडवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया इन दिस वर्ल्ड। और डैसोल्ट सिस्टम वही है जहां पे हम मिलिट्री में अगर बात करें तो मिलिट्री में हमारे राफेल्स है, तो जो जिसने राफेल्स को डिजाइन किया वो है डैसोल्ट सिस्टम। तो अगर आप कल पास आउट होते हो, कल ग्रेजुएट होते हो, आपके डिप्लोमास क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आप जब आपका रिज्यूमे लिखते हो तो रिज्यूमे में अगर ऐसा होता है कि आप सॉलिडवर्क्स को आता है, तो सॉलिडवर्क्स कब आता है ऐसा हम कब कह सकते हैं कि जब डैसोल्ट सिस्टम बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट करता है, जो कि हमने हमारे टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर किया है, CSWA मतलब सॉलिडवर्क्स सर्टिफाइड एसोसिएट मैकेनिकल, जो कि हमारी सबसे बेसिक जो एग्जाम्स रहती है वो है हमारी एसोसिएट। अगर एसोसिएट का एक पार्ट अगर आपका क्लियर होता है, उसके बाद प्रोफेशनल में आप जाते हो, प्रोफेशनल क्लियर होने के बाद आपको सभी जो भी हमारी सीट मैटर है या फिर सरफेसिंग, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे क्लियर करनी पड़ती है, और उसके बाद जाके आप एक्सपर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि आप मैकेनिकल डिजाइन के लिए एक एक्सपर्ट का सर्टिफाइड होते हो डैसोल्ट सिस्टम की तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं तो सॉलिडवर्क्स की जो एग्जाम्स है उसके लिए यहाँ पे अगर सर्च करोगे कि SATC बड़ोदरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहली जो पॉपअप होती है हमारी वेबसाइट, यहाँ पे आप जाके ये हमारी जो ऑथोराइज सेंटर है हमारे यहाँ पे बड़ोदरा में उसकी वेबसाइट है। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स में जाके आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस जो है CSWA है, CSWT, CSWE, वो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा CSWA पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको वहां डैशबोर्ड के वहां पे डायरेक्ट करेगा, और वहां पे आपको दिखाएगा कि आपको ये एग्जाम के लिए कौन सी जरूरत, मतलब कौन सी ऐसे फीचर्स है कि जो आपको आने चाहिए थी, तब जाके आप CSWA की एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिलेट है, चैम्पर है, लीनियर सर्कुलर पैटर्न्स, या फिर कुछ फीचर्स है, या फिर उसकी मास प्रॉपर्टीज, अगर कोई कंपोनेंट डिजाइन करते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, उसके मटेरियल्स कौन सा होगा, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। और ये एग्जाम्स में अगर इसको क्रैक करना हो तो वो सभी की सभी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, जबकि वो सॉलिडवर्क्स एसोसिएट की एग्जाम हो तब। अगर यहाँ पे टेक द एग्जाम करोगे तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जो सॉलिडवर्क्स की CSWA की एग्जाम है वो हमें 9,532 रुपीज में पड़ती है। तो उसके अलावा अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ जो भी ट्रेनिंग लेता है उसके लिए वो बहुत ईजी रह जाता है, क्योंकि वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप जब भी एलिजिबल होते हो CSWA क्लियर होने जाने के बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इस तरह का कोई एक सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ की एक बारकोड होता है। बारकोड अगर आप स्कैन भी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि डैशबोर्ड सिस्टम की वेबसाइट पे आपका जो भी नाम होगा वो, और आपने कौन सी एग्जाम क्लियर की है वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब आप डैशबोर्ड सिस्टम के थ्रू एक सर्टिफाइड यूजर होता है, आप सर्टिफाइड मैकेनिकल डिजाइनर बन जाते हो। तो ये जब आप
आपके रिज्यूमे में डालते हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके बाद अगर बात करूं तो आज जो हम कवर अप करेंगे वो है स्केच, पार्ट मॉडलिंग, असेंबली, ड्राइंग शीट एंड CSWF। और उसके बाद हम एडवांस जो है, जो सीट मेटल सरफेसिंग या फिर दूसरे कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना हो तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो हमें सबसे पहले सबसे बेसिक जो हमारा कोई भी इमेज, हम कोई भी कुछ भी सोचते हो और उस सोचने के बाद हमें अगर उसको वर्चुअली क्रिएट करना हो तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हमारी इमेजिनेशन को हमें 2D में कन्वर्ट करें, 2D स्केच में, जो कि हम आपके सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उसमें आप मैन्युअली करते आए। तो अगर मुझे ये सारी चीजें करनी है तो मैं सॉफ्टवेयर में भी कर सकता हूँ और उसको एज अ 3D पार्ट भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो हम करने वाले हैं, ये जो आपको साइड में जो ग्राफिक दिख रहा है वो एक टर्बो चार्जर या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरा ब्लोअर के हिसाब के डिजाइन है। तो इसको मैं आज आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में सॉलिडवर्क्स में अगर काम कर रहे हैं तो वो एक इजी पार्ट भी रह जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉलिडवर्क्स का जो यूजर इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह से होगा। और इसके अंदर भी अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये जो मेरे पास असेंबली है, इस तरह की असेंबली में डिजाइन करूंगा। तो ये डिजाइन करने के लिए मेरे पास सबसे पहली चीज कि मेरे पास डायमेंशन होने चाहिए। तो मेरे पास इस तरह का डायमेंशन है कि जिसके हिसाब से मैं इस पर डिजाइन कर सकता हूँ। तो इसको डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे डिसाइड करूंगा कि मुझे किस तरह से इसको डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए मैं सबसे पहले कोई एक व्यू चूज करूंगा कि जिसके हिसाब से मैं अपनी डिजाइन स्टार्ट कर सकूं। तो यहाँ पे हम देखें तो सॉलिडवर्क्स के अंदर सबसे मैं फ्रंट प्लेन के अंदर एक स्केच करता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 1, 2 और 3 सेमी सर्कल्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 3 सर्कल ड्रॉ करता हूँ, 1, 2 एंड 3, जिसको सेंटर में लोकेट करते हैं। और यहाँ पे जो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल क्रिएट करने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिम टूल का यूज करके इसको सेमी सर्कल भी ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमें डायमेंशन दिए हुए हैं वो डायमेंशन पे वर्क करते हैं कि 1.5 mm रेडियस, 4.87 एंड 6। तो यहाँ पे उसको डायमेंशन देते हैं 6, 4.87 एंड देन 1.5। बात करें तो यहाँ पे मेरे पास तीसरा एक कर्वेचर है जो कि रेडियस 10 है मेरी। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्लियर हो सकता है कि ये जो मेरा आर्क है वो कोई सेमी सर्कल या फिर सर्कल नहीं है। तो आर्क के लिए मेरे पास अलग से एक फीचर है जो कि हम ऑटोकैड और वो सब में भी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 3 पॉइंट आर्क की मदद से यहाँ से इसको टेंजेंसी में दे देता हूँ और इसकी जो भी रेडियस है वो रेडियस भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। डायमेंशन देने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा और एनालाइज करेंगे तो मेरा जो कर्वेचर है वो यहाँ पे एंड होता है और ये कर्वेचर एंड होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाती है। वो जो मेरी जो स्ट्रेट लाइन है वो 6.15 अपार्ट है जो कि मेरा सेंटर है वहां से। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ जो कि इसके साथ टेंजेंसी में रहेगी और ये जो मेरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल भी है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दूसरी लाइन। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दूसरी लाइन बनाने का रीजन क्या है कि जो भी मेरा पार्ट है मैं इसको इतने पोर्शन में कवर अप करता हूं। मैं ये जो मेरा पार्ट है मैं इसको इतने पोर्शन में अभी क्रिएट कर रहा हूं, उसके बाद ये जो पोर्शन है वो मैं अलग से क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए के हिसाब से यहाँ पे देखें तो उसका मुझे डायमेंशन दिया हुआ है सेक्शन ए में 4.20 बाय 5.75 का रेक्टेंगल। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है उसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 4.20 और ये जो लाइन है उसको मैं वर्टिकल और इसका जो डायमेंशन है जो यहाँ से 6.15 था मेरा वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मेंशन कर लेने के बाद ये जो मेरी लाइन है वो यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी। तो यहाँ से एक्सटेंड एंटिटीज के हिसाब से मैं इसको एक्सटेंड भी कर लेता हूँ एंड देन एक्सिट स्केच करके फीचर्स में से इसको एक्सट्रूड देता हूँ, जो कि हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट रहता है कि हमें अगर कोई भी मॉडल को मुझे
2D में से 3D में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको एक्सट्रूड के हिसाब से सबसे बेसिक कमांड जो है वो एक्सट्रूड है, तो उसके हिसाब से मैं उसको 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद ये जो है उसकी मैं विड्थ देता हूँ जो कि मेरी 5.75 रहेगी, तो 5.75 और वो भी मेरी बाय मिड प्लेन रहेगी। बाय मिड प्लेन दैट मीन्स कि मेरा जो स्केच है उससे वो हाफ हाफ डिवाइड करेगा दोनों डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इजीली मैंने इतना पोर्शन तो मैंने क्रिएट कर लिया। देन आफ्टर मैंने आपको बोला था कि जो भी मैं क्रिएट करूंगा वो हाफ पोर्शन में करूंगा, तो इतना क्रिएट हो जाने के बाद मैं इतना पोर्शन क्रिएट करता हूँ जो कि मेरा यहाँ पे उसका मुझे व्यू दिया हुआ है कि 5.25 बाय 7.25 का रेक्टेंगल, तो ये मुझे 5.75 अपार्ट जो कि मेरी एग्जिस्टिंग सरफेस है उससे, तो यहाँ पे एक दूसरा प्लेन क्रिएट करता हूँ कि वहां से मेरा जो प्लेन है वो 5.75 mm एंड देन ओके। यहाँ पे एक स्केच कर लेते हैं जो कि मेरा कुछ इस हिसाब से रहेगा। तो ये जो स्केच का जो सेंटर है ये रेक्टेंगल का वो मेरे ओरिजिन के साथ वर्टिकल रहेगा, तो उसकी अलाइनमेंट भी मैं सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जो मेरी लाइन है वो इस लाइन से कोलिनियर रहेगी एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे उसको डायमेंशन दे सकता हूँ 7.25 बाय 5.25। तो यहाँ पे उसको डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन का यूज करके 7.25 बाय 5.25। अब देखें तो मैंने स्केच तो क्रिएट कर ली, लेकिन ये स्केच क्रिएट करने हो जाने के बाद इसको यूज जो मैं करता हूँ वो की है लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं इस तरह से इसको क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि आप देख सकते थोड़ा ट्विस्ट हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी ऐसा है नहीं, तो हम इसको इजीली इस तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। एंड देन ओके, ये तो मेरा जो भी पूरा पार्ट मैंने अभी तक क्रिएट किया वो मेरी एजेस के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ मेरा थोड़ा कर्वेचर भी है, यहाँ पे देखें तो 1.5 mm की मुझे रेडियस भी दी हुई है जो कि मेरी अभी तक बाकी है देने के लिए। तो उस चीज के लिए यहाँ पे आप देखें तो फिलेट में से 0.5 mm एंड देन यहाँ पे 1 क्लिक एंड देन यहाँ पे और यहाँ पे 0.5 mm की मैंने रेडियस दे दी एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे 1.5 mm की रेडियस देता हूँ जो कि मेरी इस एज पे रहेगी, ये एज पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी आप यहाँ पे देखें तो जितना मैं ओके दूंगा तो इस हिसाब से मेरा पूरा कर्वेचर में हो जाएगा। अभी क्या करना है मुझे कि बट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे बात करें तो मेरा जो भी पार्ट है वो थोड़ा होलो है, तो उसको होलो करने के लिए मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसको होलो में ऑन स्नैप कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर देखें तो उसकी वॉल थिकनेस पहले देख लेते हैं कि जो कि मेरी 0.25 mm है, तो 0.25 mm के हिसाब से यहाँ पे उसको डायमेंशन दे देता हूँ और डायमेंशन के बाद 1 एंड 2 ये दोनों सिलेक्ट करके एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पूरा होलो पोर्शन क्रिएट हो चुका है। अभी इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कमांड के यूज से यहाँ पे इसकी वॉल जो है उसको मैं कट करता हूँ और दूसरी तरफ देखे तो यहाँ पे मुझे इसको कट करना पड़ेगा, तो और ये यहाँ पे कट एंड देन ओके। तो ये इतना तो मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो मेरा अपर हाउसिंग है उसको मेरे जो मोटर ब्लोअर है, ये जो मेरा पूरा असेंबली है उसके लोअर हाउसिंग पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ होल्स बनाऊंगा कि जहां पे मैं स्क्रू से उसे फिट कर सकूं। तो यहाँ पे वो इस टाइप की ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए मैं ये जो सरफेस है जो कि मेरी फ्लैट सरफेस है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करता हूँ जो कि यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल के हेल्प से इसको और इसको कोलिनियर एंड देन इस एज को भी इस लाइन के साथ कोलिनियर देता हूँ। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ उसको फिक्स करने के लिए जो कि मेरा मर्ज हो सकता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम कितना अंदर से उसको स्पेस लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मेरा जो डायमेंशन रहेगा वो जो डायमेंशन है तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो 15 mm अपार्ट है। टोटल जो आउटर टू आउटर डायमेंशन है जो 15 mm है। तो यहाँ पे अगर
मैं 7.5 हिसाब से कैलकुलेशन करने जाऊँ तो कर सकता हूँ कि 15 का आधा 7.5, लेकिन अगर इसको मैं जस्ट क्रॉस करता हूँ तो मैं टोटल डायमेंशन जो है उसका वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद जो वर्क रहता है वो है हमारे होल्स क्रिएट करने का। तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करता हूँ जो कि मेरा डायमेंशन रहेगा 0.41। तो यहाँ पे 0.41 के हिसाब से लोकेशन यहाँ पे अगर देखें तो आउटर एज से 0.75 और इस तरफ की एज से 1 mm है। तो ये वाली एज से इसका सेंटर 0.75 एंड आफ्टरवर्ड्स ये एज से यहाँ का 1 mm। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मेरा नंबर ऑफ होल्स है, तो एक के बाद एक अगर बैट क्रिएट करने जाओ तो उसमें टाइम मेरा कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक मस्त फीचर है कि लीनियर स्केच पैटर्न, कि जिसके हिसाब से यहाँ पे अगर देखें तो मुझे नंबर ऑफ होल्स जितने चाहिए वो यहाँ पे मैं एज ए इनपुट दूंगा और जो भी होल है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और डायरेक्शन चेंज करके दो होल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एज ए इनपुट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे एज ए प्रीव्यू दिखा रहा है 1 2 3 और इंक्लूडिंग माई मेन ज्योमेट्री यहाँ पे नंबर ऑफ जो इंस्टेंस है वो 4 क्रिएट हो चुके हैं, जो कि मेरा यहाँ पे देखे तो मुझे नंबर भी दिखा रहा है कि मेरा नंबर ऑफ इंस्टेंस 4 है। इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन की मदद से दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मैंने 2 mm इनपुट दिया था वो भी मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। अभी मेरा जो काम रहता है वो काम जो है इस तरफ भी मुझे होल क्रिएट करना है। तो उसके लिए ये जो मैंने स्केच रेडी किया है उसको पूरा इस तरफ सेम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको मिरर कमांड की मदद से मैं इजीली इस तरह से इसको क्रिएट भी कर सकता हूँ, जो कि मेरा ओनली ऑन सिंगल स्नैप उसको मैंने क्रिएट कर दिया। ये हो जाने के बाद एग्जिट स्केच और अगेन एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से इसकी जो भी वॉल थिकनेस रहेगी, जो कि मेरी 0.4 है, तो 0.4 की वॉल थिकनेस के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज एंड देन ओके। तो आप यहाँ पे देखें तो मेरा पूरा जो अपर हाउसिंग है उसको मैंने अभी तक क्रिएट कर दिया है। इसमें अभी मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई भी ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रहती कि जो हमें असेंबली बनाने में कुछ डिफिकल्टी क्रिएट करे। इसको अभी मैं सेव करता हूं, जो कि यहाँ पे हमारा अपर हाउसिंग अभी ये जो हमने अब तक किया वो था हमारी जो इमेजिनेशन जो थी उसको हमने एक 2D में और 2D को हमने 3D में कन्वर्ट किया। जब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जितने भी मशीन्स को मैंने डिजाइन करना है वो सभी मशीन के पार्ट मैंने इस तरह से 1 by 1 में क्रिएट कर सकता हूँ। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स होते होंगे, तो नंबर ऑफ पार्ट्स में इस तरह से डिजाइन कर सकता हूँ। ये डिजाइन हो जाने के बाद जो मेरा पोर्शन आता है वो है असेंबली का, जो कि असेंबली एक ऐसी चीज है कि वहां पे मेरे नंबर ऑफ पार्ट्स को मर्ज करूंगा कुछ मैट से कुछ रिलेशन से, और वो मर्ज होने के बाद मैं कुछ जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा उस तरह की असेंबली क्रिएट कर सकता हूँ। इन शॉर्ट हमें जो भी मशीन जो बनाना है वो मशीन में मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो क्रिएट करने के लिए अगेन बैक टू सॉलिडवर्क्स, यहाँ पे देखें तो इस तरह की मैंने असेंबली क्रिएट कर चुका हूँ, जो कि मेरी यहाँ पे देखें तो कैट पार्ट जो कि मेरी असेंबली कुछ इस तरह से है। अभी इस असेंबली में क्या है कि जो मैंने अभी डिजाइन किया है वो पार्ट को मुझे इंसर्ट करना है। तो इस पार्ट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ से इंसर्ट कंपोनेंट का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। इंसर्ट कंपोनेंट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जो कि हमारी मोटर ब्लोअर अपर हाउसिंग था, उसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा तो हम देखें तो इसका ओरिएंटेशन कुछ अलग है, जो कि मुझे यहाँ से XYZ के हिसाब से 90 डिग्री में उसको रोटेट भी कर सकता हूँ। तो वाई डायरेक्शन के एज ए एक्सिस ऑफ रोटेशन ले, तो इस तरह से मैं उसको रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे प्लेस भी कर सकता हूँ। अगर ये प्लेस हो जाता है उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, तो कि ये जो मेरी अपर हाउसिंग है उसको मुझे माउंट करना है इसकी लोअर हाउसिंग पे। तो लोअर हाउसिंग का माउंट करने के लिए हमें हर एक
जो होल है हमारे उसको मैच करना पड़ेगा। तो हमें हर एक होल में वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर स्मार्ट वर्क करें तो यहाँ पे ये होल और ये होल को मैं कोसेंट्रिक देता हूँ, जो कि मेरा दोनों का सेंटर एक हो जाएगा। तो अभी इतना तो हो गया, लेकिन इसका रोटेशन अभी चालू है। रोटेशन किसके हिसाब से, सेंटर ऑफ एक्सिस जो इसकी रोटेशन की, जो अभी मैंने जो दो होल को कोसेंट्रिक दिया उसकी है। तो इस कंडीशन में अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर इसके क्रॉस में कोई होल है उसको भी मैं अगर कोसेंट्रिक दे देता हूँ तो मेरा ये जो पार्ट है वो अभी रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सेंटर ऑफ रोटेशन है, मैंने उसको रिस्ट्रेन कर दिया है, क्योंकि वो दोनों एंगल से ऑपोजिट होल से मैंने उसको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि अभी सेंटर ऑफ रोटेशन है दोनों की फिक्स हो चुकी है। दैट मीन्स कि अभी वो रोटेट नहीं होगा। अभी हमारी जो ये पीडीएफ है उसके हिसाब से यहाँ पे देखें तो ये जो मेरा हाउसिंग है कुछ इस तरह से माउंट होता है। तो इस तरह से माउंट करने के लिए ये जो सरफेस है वो सरफेस और दूसरी वाली ये सरफेस, ये दोनों सरफेस को यहाँ पे मैं मैक्स में कोइंसिडेंट अगर देता हूँ तो मैं इसको इस तरह से इजीली माउंट भी कर सकता हूँ। तो आपने अब तक देखा कि मैंने पार्ट भी बहुत इजीली क्रिएट किया। पार्ट क्रिएट करने के बाद उसको मशीन में अगर मुझे इंसर्ट करना था तो उसको मशीन में भी मैंने इंसर्ट कर लिया। अभी ये जो मैंने जो भी डिजाइन किया है उसको मैं फैब्रिकेटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए देता हूँ। तो फैब्रिकेटर को अगर मैन्युफैक्चर करने के लिए देता हूँ तो उसको पता तो चलना चाहिए कि मेरा कौन सा पार्ट कहाँ पे माउंट होता है और कौन सा पार्ट किस होल से स्क्रू होता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत एक अच्छा फीचर्स है जिसको हम एक्सप्लोडेड भी बोलते हैं, कि जिसके हिसाब से आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट मेरा किस तरह से अटैच हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे मैं इसका एनिमेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरा जो भी पार्ट है वो सभी के सभी पार्ट मेरे इस हिसाब से अटैच होंगे, वो भी मैं उनको इजीली दिखा सकता हूँ। सो ये बहुत ही अच्छी चीज रह जाती है कि जब भी हम असेंबली में वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे फैब्रिकेटर्स हैं उनको भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मुझे पार्ट किस तरह से डिजाइन करना है या फिर कैसे मैन्युफैक्चर करना है। अभी ये बात जो हुई वो तो सिर्फ हमारे डिजाइन की हुई। अभी डिजाइन के बाद जो हम फैब्रिकेटर को जब प्रोजेक्ट हम करते हैं फाइनल ईयर का या फिर दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे हम ये जो डिजाइन है वो फैब्रिकेटर को जब मैन्युफैक्चर करने के लिए देते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि हम आप इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सब्जेक्ट में करते आए हो, वो है उसकी ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे वन क्लिक करने पर ड्राइंग शीट में इंसर्ट हो सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद आपको सबसे पहली जो बात पूछेंगे वो है कौन सा व्यू आपको इंसर्ट करना है। तो जो हमारा सबसे पहला व्यू रहेगा वो है फ्रंट व्यू। तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। इसको इंसर्ट करने के बाद इसके रेफरेंस से मुझे दूसरे कौन से व्यू इंसर्ट करने हैं, तो मैं इसका एक साइड व्यू लेता हूँ और यहाँ पे एक टॉप व्यू, क्योंकि मैं अभी थर्ड एंगल के हिसाब से मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। अगर फैब्रिकेटर को और आसानी हो तो इसका हम आइसोमेट्रिक व्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा व्यू लेआउट में से प्रोजेक्टेड व्यू की मदद से मैं इसको इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अभी ये सब क्रिएट हो जाने के बाद मेरा दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है मेरी स्केलिंग। स्केलिंग एक्चुअली क्या है कि मुझे ये जो पार्ट है मुझे कुछ स्केल के हिसाब से मुझे यहाँ पे रखना है, उसकी स्केलिंग करनी है। तो यहाँ पे कस्टम स्केलिंग्स भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर ये नहीं करनी तो हमारे पास सॉलिडवर्क्स के तरफ से यूजर डिफाइन या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं डिफॉल्ट स्केलिंग्स भी है, तो यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो व्यूज है जो कि फ्रंट टॉप और साइड के, जिसको हमें डायमेंशन और वो सब देना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हमें ये लाइन डायग्राम जैसा हम इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको सिलेक्ट करके इसका अपीयरेंस चेंज करना हो तो अपीयरेंस भी चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर हमने जो एक्सप्लोर किया था उसके हिसाब से जो मुझे एक्सप्लोर करना है तो मैं एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। और इसको कहीं ऐसे सेट करना हो तो सेट भी कर सकते हैं, जो कि हमें ये सब फ्लेक्सिबिलिटी सॉलिडवर्क्स में मिल जाती है। अभी इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये हमारी वन टाइप ऑफ लार्ज असेंबली हो जाती है ये। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा हर एक कंपोनेंट को डिनोट करने के लिए एनोटेशन में हमारे पास ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन है। ऑटो वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर एक सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे जो भी पार्ट्स है वो सारे के सारे पार्ट को वो नंबरिंग दे देगा। अभी ये नंबरिंग तो दे दिया, तो नंबरिंग देने का बेनिफिट क्या रहता है, क्योंकि इसको अगर बात करें तो सबसे ज्यादा और जो भी इंडस्ट्री में वर्क करता है
और अगर इनपुट हमें एज अ इनिशियल स्टेज पर अगर इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है तो बिल ऑफ मटेरियल चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है कि जो हमें हर एक पार्ट की ईच एंड एवरी हिस्ट्री हमें लोकेट करके दे देता है। तो यहाँ पे टेबल्स में से बिल ऑफ मटेरियल जो कि मुझे इस व्यू का देखना है एंड देन ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टेबल ओनली 2 या 3 क्लिक्स में मैंने पूरा टेबल क्रिएट कर लिया। तो ये जो आइटम्स नंबर है 1 to 6, तो वो कौन सी आइटम कहाँ पे और किस तरह का उसका अपीयरेंस है वो मैं यहाँ पे लोकेट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो इसका अपीयरेंस थोड़ा अलग है। दैट मीन्स के वो अलग इसलिए है क्योंकि मैंने उसको एक मटेरियल दिया हुआ है। मटेरियल जो है अगर वो मुझे यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में स्पेसिफाइड करना है तो यहाँ पे जस्ट सिंगल क्लिक पे यहाँ पे उसको मटेरियल भी दे सकता हूँ। दैट मीन्स कि ये जो भी मेरा मोटर है उसका जो मटेरियल होगा तो AISI 1020 कार्बन स्टील है। तो ये सारी चीजें मैं इजीली सॉलिडवर्क्स के अंदर जब भी ड्राइंग शीट क्रिएट करूं तो उस टाइम पे मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी पार्ट हम एज अ फैब्रिकेटर को मैन्युफैक्चर करने देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहती है वो है डायमेंशन, क्योंकि ड्राइंग शीट में ऐसा कोई भी डायमेंशन नहीं रहना चाहिए जिसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चर ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन 1 by 1 देने बैठूं तो 3-4 घंटे तो मैं डायमेंशन देते ही निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही स्मार्ट टूल है और जो है मॉडल आइटम्स। यहाँ पे मॉडल आइटम्स की बात करें तो जो भी मैंने पार्ट क्रिएट किया है वो पार्ट क्रिएट करते वक्त मुझे जो जो मुश्किल आई है वो सभी मुश्किल को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन मॉडल आइटम्स। मॉडल आइटम्स पर क्लिक करने के बाद इस व्यू को सिलेक्ट करके अगर ओके दूंगा तो यहाँ पे उसको फैब्रिकेट करने के लिए जितने जितने मुझे डायमेंशंस चाहिए वो सारे के सारे डायमेंशन में इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। जो कि अभी मेरे जो 3-4 घंटे जो जाने वाले थे ना सभी डायमेंशन क्रिएट करने के लिए वो सारे के सारे जो टाइम है वो मैं इस तरह से सेव कर सकता हूँ। तो ये जो चीजें है जो कि स्केच के हिसाब से हमने उसको 3D में कन्वर्ट किया। 3D में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया कि उसकी एक प्री डिफाइंड असेंबली थी जिसमें हमने उसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हमने उसकी ड्राइंग शीट बनाई। ड्राइंग शीट इस तरह से बनाई कि फैब्रिकेटर को अगर मैं मैन्युफैक्चर करने देता हूँ तो भी वो इजीली सारे के सारे पार्ट को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद उसके डायमेंशन अगर उसको फाइंड करना है तो वो भी मैं डायमेंशन उसको दे सकता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो डायमेंशन को अगर मुझे मैनेज करना है तो इस तरह से मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। मतलब हमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमें पार्ट मॉडलिंग, असेंबली एंड ड्राइंग शीट के तीनों जो व्यूज है, जो भी डायमेंशन है, जो भी पैरामीटर्स है वो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये सब मेरा क्रिएट हो भी गया तो इसके फायदे क्या होंगे? तो उसका जो मेन एडवांटेज है वो है CSWA एग्जाम। अगर आपको अब तक जितनी चीजें मैंने की उतनी चीजें अगर आपको आती हो तो CSWA एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। जो कि वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो ओनली 6.8% लोग अभी तक CSWA क्लियर कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज और उसके बाद CSWA आती है। जो कि जो ये एग्जाम है उसमें अगर अपीयर भी होना है आपको तो टेंजिक्स का एक सॉफ्टवेयर है तो उस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि डैशबोर्ड सिस्टम से अफिलिएटेड है। उसके अलावा उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस चाहिए। वो एक्सेस और वो हो जाने के बाद आपको 3 आवर की एग्जाम देनी पड़ती है। वो एग्जाम आप अगर ले लेते हो तो उसके बाद आपको चांस मिलता है कि आप CSWA के लिए एलिजिबल हो। तो अभी यहाँ पे हम बात करें तो CSW की एग्जाम जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को लोग कवर करते हैं। सबसे पहले अगर ड्राइंग शीट की बात करूँ तो उनके पास सपोज ये ड्राइंग होगा, ये सब एक पार्ट होगा, उसमें से वो लोग ये ऐसा कुछ व्यूज मुझे क्रिएट करके देंगे। तो उनके बाद वो मुझे पूछेंगे कि ये जो व्यू मैंने क्रिएट किया है वो कौन सा है। दैट मीन्स कि अगर हमको ये सब चीज आती है, ड्राइंग शीट प्रॉपर हम रीड कर सकते हैं, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये जो मेरा व्यू है वो मेरा क्रॉप व्यू है। इसके बाद उसका दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह से ये तो ड्राइंग शीट की बात हुई। इसके अलावा पार्ट मॉडलिंग की अगर बात करूं तो पार्ट मॉडलिंग में मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इस तरह से वो डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन के अलावा उसको किस तरह से मुझे क्रिएट करना है तो उसकी मुझे कुछ पैरामीटर्स देते हैं कि मुझे कौन सा मटेरियल उसको देना है, उसकी डेंसिटी क्या रखनी चाहिए। ABC में अगर मुझे इक्वेशंस के हिसाब से अगर वैल्यूज दी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। और कौन से यूनिट सिस्टम में वर्क करना है तो MMGS में, तो वो भी मैं यहाँ पे अगर आता हो तब जाके हम CSWA एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये तो पार्ट मॉडलिंग की बात हुई कि पार्ट मॉडलिंग में ये पार्ट बनाने के बाद मुझे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ते हैं। ये सारे के सारे मॉडिफिकेशंस अगर मैं कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट करके CSWA क्रैक करने के लिए एलिजिबल होता हूँ। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अगर मैंने पार्ट बना भी लिया तो उसमें असेंबली करनी पड़ेगी। तो असेंबली में अगर यहाँ पे देखें तो A, B और C है, तो अगर मैंने ये असेंबली उनके हिसाब से कर भी दी तो ABC की वैल्यूज जो है वो मुझे एज अ इनपुट और मतलब उन लोगों को एज अ आउटपुट देनी पड़ेगी कि मुझे वो लोग मुझे पूछेंगे कि ABC का कोई एंगल है या फिर उसका सेंटर ऑफ मास है, तो वो सब की वैल्यूज क्या रहती है, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ से उनको डिफाइन कर सकता हूँ। ये सब अगर आता है तब जाके आप CSW एक एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। अगर CSWA एग्जाम के लिए एलिजिबल हो तब जाके आपको मैंने जो पहले जो सर्टिफिकेट दिखाया था वो सर्टिफिकेट आप अर्न कर सकते हो, जो कि आप इंडस्ट्री में एज अ इनिशियल स्टेज पे एंट्री लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ तक का जो पोर्शन था जो कि हमने कवर किया एज अ सॉलिडवर्क्स एसेंशियल, अगर सॉलिडवर्क्स एसेंशियल एंड CSWA एसेंशियल। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो अगर थोड़ा और एडवांस में जाना हो तो अगर आप कोई बिजनेसमैन के एज रिलेट करते हो तो अब आपके साथ कोई बिजनेस की डील हो रही है और सामने वाले पर्सन के पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे टेंशन लेने की ऐसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि हमारे पास 3D PDF नाम का एक ऑप्शन है। 3D PDF मतलब क्या है कि मेरा जो भी पार्ट है वो पार्ट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने असेंबली अभी क्रिएट की उसकी मैंने 3D PDF बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको इजीली क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे क्रिएट हो जाने के बाद इसको मैनेज भी अगर करना है कि अगर मुझे कोई पार्ट को हाइड करना है तो उसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, या फिर इसका कोई सेक्शन व्यू निकालना है तो इस तरह से इसका सेक्शन व्यू भी निकाल सकता हूँ। मतलब ये सारी चीजें मेरे पास बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इसके हिसाब से मेरा जो भी डील कर रहा हूँ जिसके साथ उसको मैं इजीली ये सब प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन आप अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फाइनली प्रोजेक्ट कर रहे हो और इट इज वेरी डिफिकल्ट के अगर आप जब भी प्रेजेंट करते हो तो सॉफ्टवेयर लोड होने में कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उस टाइम पे अगर आपकी फैकल्टीज या सॉफ्टवेयर ऑफिस जो प्रोफेसर्स है उनके सामने अगर इस तरह से आपका मॉडल प्रेजेंट करते हो तो भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके मार्क्स अर्न करने में। और दूसरी चीज है कि जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उस हिसाब से अगर वर्क करते हो तो आप आगे भी आसानी से बढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके जब भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, जो अभी मैंने दिखाया कि आपकी इमेजिनेशन को 2D में और 2D में उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी मैं पार्ट अगर क्रिएट करता हूँ तो इसकी इमेजिनेशन के हिसाब से मैं उसका स्केच करूंगा, या फिर मेरे पास ऑलरेडी एक कोई फोटोज होंगे तो उसके हिसाब से मुझे एज अ प्रोटोटाइप क्रिएट करना पड़ेगा। आपको प्रोफेसर भी बोलते होंगे जब भी प्रोजेक्ट करोगे कि मुझे एक प्रोटोटाइप बना के दो जिसके हिसाब से मैं एक फाइनल आउटपुट क्या होगा उसका एक एनालाइज कर सकूं। तो वो सारी चीजें अगर प्रोटोटाइप और ये सब चीजें हमें बनानी है तो हम यहाँ पे सॉलिडवर्क्स में इजीली बना सकते हैं कि सपोज मैंने मेरी जो भी इमेजिनेशन है उसको मैंने कुछ स्केच प्रोटोटाइप अगर कुछ बना के जिसका हमारे पास डायमेंशन नहीं है, अगर सॉलिडवर्क्स अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात करें तो उस सब में क्या होता है कि हमें डायमेंशन नहीं होती है, हमारे पास जो इमेजिनेशन है उसको हमें एक शेप देना होता है। तो इमेजिनेशन को अगर हम शेप देने का स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे पास कोई हमारा खुद का स्केच किया हो या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रोडक्ट है उसका कोई पिक्चर है, तो वो सारे के सारे पिक्चर में सॉलिडवर्क्स में उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। उसको इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको डिलीट, अब यहाँ से देखें तो इसको इस तरह से मैंने सॉलिडवर्क्स में इसको इंसर्ट किया था। इसको इंसर्ट करने के बाद अगर बात करें तो यहाँ से मैं इस तरह से इसके इजीली कर्व्स जनरेट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कर्व्स जनरेट करना, जो कि मैं सॉलिडवर्क्स के अंदर अगर इसको यूज करता हूँ तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उसको यूज भी कर सकता हूँ। नो सर। ओके,
नाउ आई एम ऑडिबल? यस यस Yes, sir. सर, यस यस सर। तो हमने ये जो सारे कर्व्स थे वो ऐसे इस तरह से जनरेट कर लिए। जनरेट करने के बाद यहाँ पे स्वैप कमांड का यूज करता हूँ। स्वैप कमांड के यूज से यहाँ पे जो भी मेरी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को एक कर्व के हिसाब से मैं उसको एक हाइट देता हूँ। अभी इसको हाइट देने के बाद क्या होगा कि मेरा जो शेप है वो शेप तो मुझे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइड कर्व के मदद से हम इसको इजीली एक शेप भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इजीली उसको शेप भी दे दिया, जो कि मेरा फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में मेरा शेप आ गया, लेकिन उसका अगर साइड व्यू देखें तो साइड व्यू अभी एज इट इज है। तो वहां पे भी अगर मुझे शेप देना हो तो इस सिंपल इस कर्व्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो कर्व्स के हिसाब से मेरी जो भी प्रोफाइल जनरेट हो सकती है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगी ईच एंड एवरी सेक्शन पे। और वो जनरेट होने के बाद मुझे ये जो भी मेरा प्रोटोटाइप या फिर ये जहाँ पे मॉडल बनाई है वो मैं इजीली इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। अभी इसके बाद क्या होता है कि ये मेरी बॉटल तो होलो पोर्शन रहेगी। तो यहाँ पे सेल कमांड की मदद से उसकी जो भी वॉल थिकनेस है वो वॉल थिकनेस देने के बाद मैं इसको होलो भी ऑन स्नैप इस तरह से क्रिएट भी कर सकता हूँ। और इसका अगर मुझे सेक्शन चाहिए तो आप सेक्शन व्यू में भी आप देख सकते हो कि मेरी जो भी बॉटल है पूरी अंदर से होलो है। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली वर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास दूसरी एक चीज है कि अगर आप इसको देखें तो आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर देख रहा होगा, कोई लैडर के ऐसा कुछ क्रिएट किया हुआ है। लेकिन एक सिंपल इसको एक ट्विस्ट देता हूँ, यहाँ पे 180 डिग्री का उसको ट्विस्ट दे देता हूँ। और ट्विस्ट के अंदर ये जो मेरी पूरी बॉडी है वो पूरी बॉडी को ट्विस्ट देने के बाद क्या होगा कि मेरा जो भी पार्ट है वो 180 डिग्री ट्विस्ट हो गए। जो मेरी लैडर थी, वो जो सिंपल स्ट्रक्चर था, वो मेरा पूरा डीएनए में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही इजीली 2 या 3 स्टेप में मैं पूरा डीएनए इस तरह से क्रिएट भी कर सकता हूँ। सो ये सारी चीजें सॉलिडवर्क्स में अगर बात करें तो बहुत ही इजीली हम क्रिएट भी कर सकते हैं। और ये तो सारी चीजें रही, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वो सब बनानी हो तब की बात है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे सीट मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक अलग से एडिंग भी है सीट मेटल का। अगर टॉप व्यू में अगर मैं एक स्केच करता हूँ जो कि मेरा एक रेक्टेंगल रहेगा, वो रेक्टेंगल जो है सेंटर रेक्टेंगल के हिसाब से मैं यहाँ पे एक प्लेट क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ, जो कि मेरा 200 बाई 300 की प्लेट रहेगी। तो ये जो प्लेट है उसको अगर हम देखें तो इस तरह से मैंने उसको डायमेंशन तो दे दिया, लेकिन इसको एज अ सीट मेटल है ऐसा उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो उस टाइम पे सीट मेटल में बेस फ्लेंज एक सिंपल मेरे पास टूल है कि जिसपे साइड क्लिक कर जो भी मेरी सीट मेटल की थिकनेस रहेगी उसको यहाँ पे थिकनेस देके यहाँ पे इजीली मैं एक पार्ट बना सकता हूँ जो कि मेरा एज अ सीट मेटल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीट मेटल का टैब भी मेरा एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा सीट मेटल में यहाँ पे एज फ्लेंज की मदद से अगर मुझे यहाँ पे उसको बैंड करना हो तो यहाँ पे उसको मैं बैंड भी कर सकता हूँ। बैंड करने के बाद क्या होता है कि ये अगर किसी को मैन्युफैक्चर करने देते हैं वो डायरेक्ट नहीं करेगा, सब भी सीट मेटल में वर्क करता है। तो सीट मेटल में वर्क करने के टाइम यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो डेवलपमेंट लेंथ अगर इसकी निकालनी हो तो फ्लैटन करके ये पूरा जो पार्ट है मैं इसको अनफोल्ड कर दूंगा। अनफोल्ड होने के बाद इसकी जो भी मुझे लेंथ निकालनी हो तो यहाँ पे उसको मैं मेजर भी कर सकता हूँ कि इस लाइन से इस लाइन तक का मेरा जो मेजरमेंट है 394.64 जो कि मेरा डायमेंशन रहेगा। तो इस हिसाब से उसका डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी है, तो जिसके अंदर उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज हो, तो उसका मटेरियल है, उसका मास है, उसका बाउंडिंग बॉक्स का एरिया है, सीट मेटल की थिकनेस है, वो सारे की सारी चीजें मैं यहाँ पे एनालाइज भी कर सकता हूँ, जो कि कटलिस्ट के हिसाब से और सॉलिडवर्क्स के अंदर ये जो फीचर है उसके हिसाब से बहुत ईजी रह जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो मैंने अभी रिसेंट में एक कार्ट बनाई है जो कि हमारे सॉलिडवर्क्स में अगर बात करें तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री मुझे बनानी हो तो बहुत बड़ी बात नहीं रहती। यहाँ पे जो हमारी कार्ट रहती है वो कार्ट मेरे नंबर ऑफ पार्ट्स में क्रिएट की है, जो कि मैंने वो सारे के सारे जो पार्ट्स है मैंने एज अ पार्ट इंसर्ट किए, ना कि कोई असेंबली। तो उस कंडीशन में मुझे अगर यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री क्रिएट करना हो तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। अगर लार्ज असेंबली रहेगी तो यहाँ पे इस तरह से मैंने जो कार्ड बनाई है वो लार्ज
लार्ज असेंबली भी कह सकते हो उसको, मैं इस तरह से पूरी की पूरी बहुत इजीली बना सकता हूँ। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो सारी की सारी चीजें मेरी अलग अलग है। आप देख सकते हो जो भी ब्लू कलर्स में हाईलाइट हो रहा है वो सारी की सारी चीजें अलग है। और इसकी भी अगर मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से क्रिएट ले सकता हूँ, जो कि मेरा एज अ आउटपुट में अगर किसी को भी फैब्रिकेटर को या फिर एज ए डिजाइनिंग परस्पेक्टिव से देखे, अगर डिजाइनिंग परस्पेक्टिव से देखें तो मुझे अगर किसी को भी एज ए रिप्रेजेंट करना है कि मैंने ये पार्ट क्रिएट किया है तो ये पूरे का पूरा डेटा मैं बहुत ही इजीली मैनेज भी कर सकता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्ड है मैंने पूरी सीट मेटल में बनाई है। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो कि ये जो व्हील है वो कैसे सीट मेटल में हो सकता है। तो आप वहां पे देखें तो मेरा इसका आइकॉन पूरा अलग है। दैट मीन्स कि ये जो मेरा व्हील है उसको मैंने अलग से इंसर्ट किया है। दैट मीन्स कि अगर मैं सीट मेटल के साथ साथ अगर दूसरी कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री मैंने क्रिएट की है उसको उसके साथ मर्ज करना है तो उसको मैं इजीली मर्ज भी कर सकता हूँ, जो कि मेरे इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बहुत ही एडवांस लेवल पे हो जाता है। सो ये सारी चीजें हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं और बहुत ही आराम से उसको मैनेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मेरे पास दूसरा एक चीज है आपके लिए जो कि इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है सरफेसिंग। सरफेसिंग में अगर याद बात करें तो माउस, जो कि सबसे बेसिक जो चीज होती है, जो कि माउस जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो है माउस। अगर इस टाइप की ज्योमेट्री मुझे अगर क्रिएट करनी है तो इस टाइप की ज्योमेट्री भी मैं आराम से सरफेसिंग से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर ये माउस को अगर मुझे क्रिएट करना है तो लेट्स से एक ट्राई करते हैं कि मेरे पास ये पीडीएफ है। अब अभी इसमें क्या है कि मुझे ये नॉब जो होते हैं, हमारे हैंडल्स जो होते हैं, उसको मुझे डिजाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सॉलिडवर्क्स में इसको मैं अगर डिजाइन करूंगा तो भी मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, जो कि हमने जब पहले स्वैप कमांड का यूज किया था, ऐसे सरफेसिंग में भी स्वैप कमांड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इजीली मैं ये जो पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट, इसको मैं डिजाइन भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखें तो इसको मैं रिवॉल्व करता हूँ कि जो कि एक सेंटर ऑफ एक्सिस के हिसाब से वो रोटेशन भी लेगा, प्लस यहाँ पे कोई एक प्लेन पे एक स्केच करता हूँ जो कि मेरा वर्टिकल लाइन से एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। सेंटर लाइन लेने का मतलब यह है कि उसको मैं इसके यहाँ पे मिरर करूंगा और ये दोनों के बीच का जो गैप है वो मेरा रहेगा 32, जो कि हम ड्राइंग ग्रिड से यूज कर सकते हैं। तो अगर ये हमें आसानी से हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं अगर मुझे कौन सा डायमेंशन कहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन रहेगा वो मेरा 32 mm। एग्जिट करके यहाँ से अगर देखें तो एक्सट्रूड सरफेस करते हैं और यहाँ पे बाय मिड प्लेन, जो कि हमने अभी पहले भी देखा था कि बहुत ही आराम से मैंने एक्सट्रूड कट का कमांड यूज किया था, जो कि सरफेसिंग में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे भी इजी वे है मेरे पास ट्रिम सरफेस के। यहाँ पे अगर बात करूं कि मुझे ये सारी चीजें बना तो ली, अगर इसमें से कोई चीज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे उसको इजीली रिमूव भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पार्ट बहुत ही इजी वे में इसको एज अ सरफेसिंग से क्रिएट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेरी बॉडीज है वो सरफेस बॉडी है, जो कि मेरी फर्स्ट बॉडी ये रहेगी, सेकंड बॉडी ये इस हिसाब से यहाँ पे रहेगी और तीसरी जो बॉडी है वो यहाँ पे रहेगी। अभी यहाँ पे हम देखें तो नीट सरफेस की मदद से जो मेरी तीन बॉडी है वो तीनों के तीन बॉडी को सिंगल बॉडी में मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जब भी हम सरफेसिंग की बात करें तो हम किसी भी थिकनेस पे वर्क नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मेजर करने का मैं ट्राई भी करूंगा, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस मुझे मेजर करनी है इस फेस से इस फेस की, तो फेस की मुझे देगी, लेकिन अगर मुझे ये इसकी वॉल थिकनेस अगर हम देखें तो मुझे वॉल थिकनेस में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एज ए ग्राफिकली भी विजुलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे कोई वॉल थिकनेस नहीं है। तो अगर इसको मुझे वो जो हमारे पास थिकनेस नहीं है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब भी आप सरफेसिंग में काम करते हैं फ्लेक्सिबल वे में हम काम कर सकते हैं। तो जब फ्लेक्सिबल वे में काम करते हैं तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो, कोई माउस हो या फिर नॉब हो या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो, उसको बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये क्रिएट तो हो गई, दैट डजंट मीन कि हम इसको ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो थिकनेस है, तो थिकनेस अगर देनी हो तो थिकनेस, और यहाँ पे जो भी थिकनेस देनी हो वो थिकनेस देके हम यहाँ पे ओके करेंगे
तो मुझे सॉलिड पार्ट में भी वो उसको मैं इजीली कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। सो ये जो सारी चीजें रही जो कि हमारी 3D PDF थी, या फिर कर्व, या फिर कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग हमने की, या फिर हम बता सकते हैं कि कोई DNA क्रिएट किया, फिर कोई बॉटल बनाई, या फिर सीट मेटल सर्फिंग। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हमें एज ए इनिशियल स्टेज में कहीं पे इंडस्ट्री में एंट्री लेनी हो, या फिर हमें CSWA जैसी टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करना हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो एक सिमुलेशन पे बेस पे रहेगा। जब हम स्टैटिक है या फिर किसी पार्ट में अगर कोई फोर्स देता हो तो फोर्स देने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। थियोरेटिकली तो हमने पढ़ लिया है कि अगर किसी वॉल पे में कुछ 500 न्यूटन या 1000 न्यूटन का कुछ फोर्स देता हो तो उसके हिसाब से वॉल ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो चीज पॉसिबल है। हम आपके ही बुक में से कोई डेटा लेंगे और उसी डेटा को हम रियल लाइफ में कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आउटपुट हमें सेम मिलता है या नहीं। तो ये जो आज का सेशन रहा वो तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन ये 3D मॉडल बनाने के बाद वो सस्टेन करेगा या नहीं लाइफ में, तो वो रियल लाइफ में सस्टेन करने के लिए सिमुलेशन बहुत जरूरी है। एनालिसिस, किसी भी पार्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी रह जाता है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन, जो कि मैम ने मुझे, कृष्णा मैम ने हमें बताया था कि 11 जनवरी को हम रखेंगे, तो उस टाइम पे वो हम करेंगे। इसके अलावा आज का सेशन में हमने बहुत सारी चीजें भी कवर अप की है, जो कि स्केच से लेके पार्ट मॉडलिंग से असेंबली, ड्राइंग शीट, कुछ एडवांस टूल, सीट मेटल और सरफेसिंग। तो इसके लिए आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप उस डिफिकल्टी के लिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप SATC वडोदरा सर्च करोगे तो यहाँ पे हमारे ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर की वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी जाके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोर्सेज में आप जाओगे तो आज हमने जो देखा वो जो सॉलिड एसेंशियल, दैट मीन्स कि हमने ये सारी चीजें ऊपर से हमने देख ली है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है और क्या कर सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए भी अगर कोई जानकारी है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है। और जो हम नेक्स्ट सेशन जो करेंगे वो है इस पे कि जो अगर मैं कोई भी पार्ट बनाता हूँ, पार्ट बनाने के बाद वो मेरे सस्टेन करेगा या नहीं, कौन से मेरे पैरामीटर्स होते हैं, और मैं किसी भी पार्ट को डिजाइन करने के लिए मैं किस टाइप का सिमुलेशन या एनालिसिस कर सकता हूँ। जो कि मेरा कोई प्रेशर वेसल है तो प्रेशर वेसल में अगर एनालिसिस करना है तो मैं थर्मल कर सकता हूँ, जबकि वहां पे अगर मैं करने जाऊँ तो दूसरे कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं रहेंगे। तो कौन सा पार्ट कहाँ पे रिलेवेंट रहेगा, उस पर कौन सा एनालिसिस करना है, वो 11 जनवरी को हम आराम से देख लेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें विजिट भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, जो कि आपको नोट भी कर सकते हो, और ये हमारी वेबसाइट भी है। ओके, that's all for today. Thank you, ma'am. You, sir. Any doubt from the student side? Yeah, please. So thank you, Meet sir. Thank you so much. And thank you SATC Vadodara for conducting this webinar. And hope we will meet on 11th January at 12 noon sharp. Sure. Thank you very much, all of you. So now all of you can leave the meeting. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Okay, have a nice day. Bye-bye. Bye, ma'am. Meet sir, thank you very much. Thank you very much, ma'am. Thank you. A really nice session. Well explained.